नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है, जब बीमार पिता का इलाज कराने आई माँ भी बेटे को बोझ लगने लगी और सबके सामने किया उन्हें बेइज्जत। तो पिता ने तोड़ी चुप्पी और किया कुछ ऐसा कि देखने वाले भी दंग रह गए। आखिर ऐसा क्या किया उस पिता ने? आइए जानते हैं और बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ओहो पापा, क्या है आपको? कोई बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? बाहर बालकनी से चिल्लाता हुआ विपुल बोला। अरे बेटा विपुल, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? सुरेश बाबू ने अपने बेटे को पलटकर जवाब दिया। चिल्ला क्यों रहा हूँ? क्या आप नहीं जानते कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? पापा, आपने पानी पीकर गिलास को वहीं पर छोड़ दिया है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इस तरीके से बर्तन यहाँ वहाँ मत रखा कीजिए, लेकिन आपको कहाँ एक बार में कोई बात समझ में आती है। काम तो आपको कोई करना नहीं होता है, बस जब देखो तब कोई ना कोई काम बिगाड़ कर रख देते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको कोई बात समझ क्यों नहीं आती एक बार में। इतनी बार अगर किसी पागल आदमी को भी समझाओगे ना, तो वो भी इस बात को आराम से समझ जाए। बेचारी दिव्या पूरे दिन वहाँ ऑफिस में काम करे और फिर यहाँ आकर आपके ये घर के काम संवारे। बस इतनी ही जिंदगी रह गई है क्या उसकी? सुरेश बाबू का बेटा विपुल अपने पिता को दुनिया भर की बातें सुनाए जा रहा था। सुरेश बाबू बिन कुछ कहे अपने बेटे की बातें सुने जा रहे थे कि विपुल बोला, अब खड़े क्या हैं? जाइए और ड्राइंग रूम को जाकर साफ कर दीजिए। आपने सब कुछ तहस नहस करके रख रखा है। वहाँ जाकर देखिए, कहीं अखबार पड़ा है, कहीं चश्मा, कहीं तकिया। दिव्या आ रही होगी, मैं भी जाकर उसके लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद जैसे ही सुरेश बाबू उठकर चले, तो उनकी पत्नी सुरेखा जी वहाँ आईं और बोलीं, क्या हो गया विपुल? कोई बात हुई है क्या? बहुत तेज तेज बोल रहा है। मंदिर से वापस आकर पूजा की थाली को वहीं ड्राइंग रूम की टेबल पर रखती हुई सुरेखा जी ने अपने बेटे से कहा, तो उनका बेटा बोला, एक इन्होंने क्या कमी कर रखी है जो आपने भी ये बर्तन लाकर यहाँ रख दिए? अरे तुम दोनों में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? कैसे तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो जो तुम्हें इतना भी सलीका नहीं है? माँ, चलो पापा का तो समझ आता है कि आदमी घर को संजोकर नहीं रख सकता, लेकिन महिलाएं तो घर के हर सामान को अपने घर में व्यवस्थित करने में माहिर होती हैं। क्या आपको इतना भी समझ नहीं आता कि आपकी बहू ऑफिस से हारी थकी हुई आती है और आप दोनों उसके आने से पहले ही घर को फैला कर रखते हो? सही कहते हैं लोग बाग कि सास ससुर को बहू का आराम भाता ही नहीं है। तब सुरेखा जी ने कहा कि बेटा, इतना बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अगर तेरे पापा ने कोई काम फैला भी दिया है तो मैं अभी उसको समेट देती हूँ। सुरेखा जी की बात सुनकर उनका बेटा विपुल वहाँ से चला गया और सुरेखा जी ड्राइंग रूम को साफ करने लग गईं। बेटे की इन सब बातों से सुरेश बाबू जी का बहुत ही दुखी मन था। वे एकदम चुपचाप बैठ गए। पहले तो सुरेखा जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जब बहुत देर तक सुरेश बाबू चुप रहे और कुछ न बोले, तो सुरेखा जी उनके पास आईं और बोलीं, क्या हो गया है? अब क्या सोच रहे हैं आप? इतने चुप क्यों हैं? अरे, क्या आप नहीं जानते विपुल को कि वो कैसा है? बचपन से ही उसे गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है। बस गुस्से में उसने कह दिया होगा कुछ भी। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप एकदम से ऐसे चुप होकर बैठ जाएंगे। और फिर सही ही तो कह रहा था। वो बेचारी बहू हारी थकी ऑफिस से आती है और आकर के यहाँ घर का सारा काम करती है। सही तो कह रहा था विपुल। फिर भी इतनी सारी बातें सुरेखा जी से सुनने के बाद भी जब सुरेश बाबू कुछ ना बोले, तो सुरेखा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, तो जैसे उनका ध्यान टूटा और वे चौंके। तो सुरेखा जी बोली, क्या हुआ?
आप क्या सोच रहे हैं? किस बात में ध्यान है आपका? कहाँ खोए हुए हैं? मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, पर आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है। बस सुरेखा जी उनसे कहे ही जा रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पति की तरफ देखा, तो वह चौंक गईं। शादी के इतने सालों बाद आज उन्होंने अपने पति की आंखों में आंसू देखे थे। एक लंबा समय हुआ उन दोनों की शादी को, जाने कितने बरस बीत गए, और इतने लंबे समय में बहुत बहुत कठिन परिस्थितियां भी आईं, लेकिन उनके पति ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आज पहली बार सुरेश बाबू की आंखों में आंसू थे। इससे साफ पता चल रहा था कि सुरेश बाबू को बाहर की कितनी भी बड़ी परेशानियों ने दुखी नहीं किया, लेकिन वो हार गए तो अपने बेटे से। और इन सबके बीच उनकी परिस्थिति जैसी हो गई थी, वे बेचारे बस किसी से कह नहीं सकते थे, और बस इसी बात से वो दुखी हो गए थे और यह सोचने पर भी मजबूर हो गए। माँ बाप पूरी जिंदगी औलाद के लिए इतना सब कुछ करते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और औलाद जवान हो जाए, तो वह उनको उनकी असली औकात दिखा सके। वास्तव में तो उनकी औकात इस घर के एक नौकर से भी बदतर हो रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर उनका बेटा उन्हें इतना कुछ सुना सकता है। अब तो उनके लिए इस घर में रह पाना एक पल के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वह अपनी पत्नी सुरेखा जी से बोले, सुरेखा, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रुकने का। अब इस घर में एक एक पल सांस लेना मेरे लिए दूभर हो रहा है। यहाँ दम घुट रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। बेशक वहाँ गांव में संसाधन कम हो, पर वहाँ जो भी है अपना ही तो है ना। यहाँ तो सब कुछ मुझे पराया पराया सा लग रहा है। तो सुरेखा जी बोली, कैसी बात करते हैं आप? हमें क्या यहाँ रहने का कोई शौक है? आपका जब तक इलाज चल रहा है, बस तब तक ही तो हम यहाँ रह रहे हैं। वैसे भी हमें कोई शौक थोड़ी है यहाँ रहने का। मुझे तो खुद यहाँ एक एक दिन काटना भारी पड़ता है, लेकिन मजबूरी है ना। आप नहीं जानते कि गांव में इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, और सिर्फ आपके इलाज के लिए ही तो हम शहर आए थे ना। जैसे ही आपका इलाज खत्म हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर आप क्यों परेशान होते हैं? आप खाना खा लो, थोड़े दिन चुप लगाइए। मैं हूँ तो सही ना, मैं सब काम अब से तैयार करके रख दिया करूँगी, ताकि ना तो बेटा कुछ कहेगा, ना बहू कुछ कहेगी। ठीक है ना? अब चलिए गुस्सा शांत कीजिए। कब तक यूं ऐसे गुमसुम से रहेंगे? चलिए अब हंस दीजिए। जल्दी से मैं अब फटाफट से जाती हूँ और आपके लिए बढ़िया खाना बना कर लाती हूँ। फिर साथ में बैठ कर के दोनों लोग खाना खाएंगे। अब हंस भी दीजिए ना। आपको नहीं पता, आप उदास रहते हैं तो मैं कितना बेचैन हो जाती हूँ। आपकी मुस्कान मुझ में उत्साह भरती है। अगर आप उदास हो जाएंगे तो मैं कैसे करूँगी? अब जो भी है बदला तो नहीं जा सकता ना। हमारा जो कर्तव्य था हमने उसको बखूबी निभाया। कम से कम हमारे मन में कोई गुंजाइश तो नहीं रहेगी कि हमने जो करना था वह नहीं किया, या अपनी औलाद को किसी भी तरीके का दुख दिया। तब सुरेश बाबू बोले, हाँ सुरेखा, कह तो तुम सही रही हो। चलो खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है। अब तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक तो मुझे यहाँ रहना ही है। और फिर क्या ही फ़ायदा है कि हम यहाँ घुट घुट कर रहें। जब रहना ही है तो खुद को थोड़ा सा खुश ही रख लें। तब सुरेखा जी बोली, ये हुई ना बात। आप बिल्कुल सही बात कही आपने। चलिए मैं बस 10 मिनट में अभी खाना बना कर लाती हूँ आपके लिए। सुरेखा जी गईं और फटाफट से गर्मा गर्म रोटी सब्जी बनाकर सुरेश बाबू को थाल में परोस कर दे दिया। सुरेश बाबू ने भी पेट भरकर खाना खाया। सुरेखा जी ने अपने बहू बेटे के लिए भी खाना बना कर के रख दिया था, ताकि बहू को उन दोनों के लिए खाना बनाना न पड़े। अगले दिन
सुबह को सुरेश बाबू को अपने चेकअप कराने के लिए अस्पताल जाना था। सुरेखा जी अपने बेटे के पास गईं और बोलीं, विपुल, बेटा आज तेरे पिताजी का अस्पताल में चेकअप होने के लिए जाना है। तो कितने बजे तैयार हो जाएं हम दोनों ही। तब विपुल बोला, माँ, मेरी आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। इतना कहता हुआ वह सुरेखा जी के हाथ में 200 रुपये थमाता हुआ बोला, माँ, आप पापा को लेकर अस्पताल चले जाना और देख लेना कि क्या चेकअप होने हैं। सुरेखा जी अपने बेटे विपुल की ओर संशय भरी नज़रों से देखती हुई बोली, ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन ये चेकअप की तारीख तो बहुत पहले तय हो गई थी ना विपुल, कि कल तेरे पिताजी के चेकअप करवाने के लिए जाना है। और तेरे पिताजी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया? हाँ, बोल देता अपने सर को कि तुझे अपने पिताजी के चेकअप करवाने के लिए जाना है, और यहाँ इतने बड़े शहर में मैं अकेली कैसे अस्पताल तक पहुँचूंगी? ना मैं किसी को जानती हूँ ना पहचानती हूँ। कहाँ से, कौन से रास्ते से, कैसे जाना है? और यह 200 रुपये? अरे इनका मैं क्या करूँगी, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ बताया था कि 5,000 रुपये फीस लगेगी जब चेकअप करवाने जाएंगे। तो यह 200 रुपये तू मेरे हाथ में किस हिसाब से थमा रहा है बेटा? तब विपुल बोला, 5,000 रुपये नहीं है मेरे पास। दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ मैं। सुबह को गया हुआ शाम को ऑफिस से वापस लौटता हूँ। इतने पैसे इकट्ठे मैं कहाँ से लेकर दूंगा आपको? और वैसे तो आप बहुत ज़्यादा चालाक बनती हैं। एक ऑटो पकड़कर अस्पताल तक नहीं पहुँच सकती क्या? फालतू समय नहीं है मेरे पास कि मैं अपना समय बर्बाद करता फिरूं। समय बर्बाद? वाह, तो आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपने पिताजी के लिए तेरे पास इतना समय नहीं है कि तू उनको दवाई दिलाने, चेकअप करवाने के लिए ले जा सके। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कर कि ये जो 200 रुपये दिए हैं ना, इनको भी रख ले। मुझे तेरे इस एहसान की भी ज़रूरत नहीं है। रख ले, तेरे खर्चे चल जाएंगे। मुझे अपने पति के इलाज के लिए तुझे जैसे निकम्मे बेटे की ज़रूरत नहीं है, समझा तू? वो 200 रुपये अपने बेटे विपुल के मुंह पर फेंक कर वहाँ से चल दी। वहाँ से जाती हुई सुरेखा जी उसे घूरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ चलीं। और उस समय सुरेखा जी की आंखों में बहुत ही गुस्सा था। अब तक तो वह अपने पति को ही शांत करा दिया करती थी, लेकिन आज जो उनके बेटे ने किया, उसके लिए सुरेखा जी शायद अपने बेटे को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगी। जैसे ही वह बाहर निकल रही थी कमरे से, तो उनकी नज़र सामने खड़े सुरेश बाबू के ऊपर पड़ी, जिन्होंने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थीं। लेकिन आज वो बिन कुछ बोले वहाँ से चले गए थे, जबकि आज सुरेखा जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। अगर उनका बस चलता तो वह इतने गुस्से में थीं कि जाने क्या कर बैठें, और इतनी बड़ी बात पर सुरेश बाबू का यूं सामान्य सा व्यवहार सुरेखा जी के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वे उनसे कुछ भी कहना नहीं चाहती थीं। कमरे में पहुंचते ही सुरेखा जी को लगा कि शायद सुरेश बाबू अभी अपने बेटे और पत्नी के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन सुरेश बाबू ने इन बातों का जिक्र तक नहीं किया। उल्टा उन्होंने बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया। वे सुरेखा जी से बोले, सुरेखा, जाओ तो, ज़रा बहुत दिन हो गए हैं आलू के पराठे नहीं खाए। आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाकर दे दो मुझे, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। सुरेखा जी सुरेश बाबू की बात सुनकर के पराठे बनाने के लिए चली तो गईं, लेकिन उनका ध्यान बार बार सुरेश बाबू की तरफ ही जा रहा था। अब वह बार बार यही सोचने पर मजबूर हो रही थीं कि सुरेश बाबू इस बात को इतनी विनम्रता के साथ कैसे ले सकते हैं। खैर, सोचते सोचते ही उन्होंने चाय नाश्ता तैयार किया और ले जाकर सुरेश बाबू को दिया। सुरेश बाबू के चेहरे पर भी बिल्कुल एकदम शांत से हाव भाव नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे की हवा बता रही थी
कि जैसे उन्होंने इस बात को कोई तूल ही नहीं दिया। अब सुरेखा जी इस बात से कंफ्यूज हो गईं कि क्या सुरेश बाबू ने सुरेखा जी और उनके बेटे की सारी बातें सुन ली थीं या नहीं सुनी थीं, क्योंकि अगर सुन लेते तो सुरेश बाबू तो पहले ही इतने गुस्से वाले आदमी थे, फिर वह इतनी सारी बातों को सुनकर इतना शांत कैसे रह सकते हैं। इस उथल पुथल में सुरेखा जी ने सुरेश बाबू को नाश्ता करवाया और उनसे बोला, तैयार हो जाइए आप, हम लोगों को अस्पताल के लिए चलना है। सुरेश बाबू ने भी अपनी पत्नी की बात एकदम से सुन ली। वह फटाफट से अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों बुजुर्ग लोग तैयार होकर के अस्पताल के लिए चल दिए। जैसे तैसे भूले भटके कभी इधर गए तो कभी उधर अटके। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद वह अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में जाकर सुरेखा जी ने सुरेश बाबू के चेकअप करवाए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन की दवा दी और फिर से आने को कहा। कुछ दिन बाद फिर से सुरेश बाबू के चेकअप होने थे। सुरेखा जी ने दवाइयाँ लीं और अपने पति को साथ लेकर के घर पहुंच गईं। घर जाकर के देखा तो बेटे बहू तैयार होकर के कहीं जा रहे थे। सुरेखा जी ने जब ये देखा तो उन्हें यह सब देखकर अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह अंदर पहुंचते ही अपने बेटे विपुल से बोली, विपुल कहाँ जा रहा है? तो विपुल ने जवाब दिया कि माँ, मेरे एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी है, बस वहीं पर जा रहा हूँ। ओहो, बर्थडे पार्टी? अच्छा, तो तेरे दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी आज तेरे लिए पिता से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। जब मैंने तुझे अस्पताल जाने को कहा था तब तो तूने मुझे दुनिया भर की बातें सुना दी, और अब तेरी मीटिंग या तेरा काम खराब नहीं हो रहा है क्या? अब तो तू बहुत जल्दी से तैयार होकर चल दिया है। अरे नालायक, कम से कम तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। तो विपुल झुंझलाता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है ना, नहीं की तो तुमने ऐसी उम्मीद, अब क्या चाहती हो कि तुम लोगों की वजह से मैं अपनी यारी दोस्ती को भी छोड़ दूं? क्या वैसे भी इस घर में एक एक पल को सुकून कहाँ आता है? अच्छी खासी जिंदगी को खराब करके रख दिया है। सुकून से कट रही थी मेरी जिंदगी, पता नहीं कहाँ से दोनों के दोनों धमक गए आकर। आए तो आए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इतना क्या कम है कि यहाँ रह रहे हो तुम दोनों, कभी कुछ कभी कुछ। नाक में दम करके रख दिया है तुम लोगों ने जब से आए हो, और ऊपर से तुम्हारा ज्ञान हमसे संभाला ही नहीं जा रहा है। रोज एक नया ज्ञान देने बैठ जाती हो फालतू का। अरे, बुढ़ापे में लोग आराम से रहते हैं, यह नहीं है कि 2 टाइम की रोटी आराम से मिल रही है, उन्हें खाएं और चुपचाप से रहें। हर चीज़ में आपको अपनी नाक घुसानी होती है ना, कभी यह कभी वह, कभी यह नहीं कभी वह नहीं। जब देखो तब चिक 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 लगाए रहती हो। पता नहीं औरों के माँ बाप कैसे होते हैं, जो कोई फालतू मतलब नहीं रखते। बस जैसे उन्हें खाने को दे दिया जाता है, दोनों टाइम चुपचाप से खा लेते हैं। एक हमारे यहाँ है, दुनिया भर के तो इनके नखरे रहते हैं, उसके बाद भी फालतू ड्रामे। अब साइड हटो और जाने दो, पहले ही मूड खराब कर दिया है तुम लोगों ने। और आज तुमने क्या खा लिया है माँ? सुबह से मेरे पीछे पड़ गई हो तुम। शांति अच्छी नहीं लगती है क्या घर में? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनता ही रहूँगा और पलटकर कुछ भी नहीं कहूँगा। बेटे की यह सारी बातें सुनकर सुरेखा जी एकदम से चुप हो गईं और विपुल उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइड करके तिरछी नज़रों से देखता हुआ वहाँ से चला गया। और सुरेखा जी अपने बेटे को आज देखती ही रह गईं। क्या ये वही बेटा है जिसकी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने हर इंसान से लड़कर झगड़कर उसके लिए वो सब कुछ किया जो वह चाहता था? उन्होंने उसके लिए क्या नहीं किया? ये सब पुरानी बातें सोच करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। उधर अपनी पत्नी को ऐसे देख सुरेश बाबू उनसे बोले, क्यों परेशान हो सुरेखा? ये तो अभी शुरुआत है,
अभी से हार मान रही हो? अब जब किस्मत ने ऐसे ही धक्के लिखे हैं तो खाने तो पड़ेंगे ही ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो घर के अंदर चलते हैं। बहुत भूख लगी है वैसे भी मुझे। चलकर कुछ खाने के लिए जाकर बना देना। सुबह ही तो नाश्ता करके गए थे ना। पूरा दिन बीत गया है और हमने बाहर भी कुछ नहीं खाया। जल्दी से चलो। हाथ पकड़कर सुरेश बाबू अपनी पत्नी सुरेखा जी को घर के अंदर खींचते हुए बोले। दोनों घर के अंदर पहुंचे तो सुरेखा जी ने अपने हाथ मुंह धोए और हाथ मुंह धोकर के रसोई की तरफ बढ़ी तो देखा कि आज तो हद हो गई। रसोई घर का ताला लगा हुआ है। फिर सुरेखा जी वहां से उस ताले को देख करके अपने कमरे में वापस चली गईं। तब सुरेश बाबू बोले कि क्या हुआ सुरेखा, जल्दी आ गईं खाना बनाकर। अरे भाई, ये तो मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी के अंदर इस उम्र में भी फुर्ती है, लेकिन यह नहीं पता था कि इतनी जल्दी बस गईं और आ गईं और खाना बन गया। अरे वाह श्रीमती जी, बहुत अच्छे। सुरेश बाबू की बात पर सुरेखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ में एक छोटा सा थैला उठाती हुई बोली कि इतनी देर भूख को सह लिया तो थोड़ी देर और बस सह लीजिए। मैं अभी गई और अभी आई, बस बाजार तक जा रही हूँ। अरे भाग्यवान, पर बाजार क्यों जाना है? कुछ खा लो पहले, मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। बाजार से अभी तो आई हो, फिर भी बाजार जाना है? वो मैं सोच रही थी कि आपके लिए आज बाजार से कुछ ले आऊं बाहर से। जब आ रही थी तो देखा था यहीं पास में आलू का झोल और कचौरी बेच रहा था एक आदमी। आपको बहुत पसंद है ना, तो बस वहीं तक जा रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊंगी। कहकर सुरेखा जी वहाँ से जाने लगीं तो सुरेश बाबू ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, अरे पगली, इतनी चिंता क्यों करती है तू मेरी? मैं अभी मर थोड़ी रहा हूँ। मुझे तो अभी बहुत लंबी उम्र देकर भेजा है भगवान जी ने। इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जल्दी ही मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, तभी इतनी देर से भूखा रखा हुआ है। सुरेखा जी ने जब सुरेश बाबू की इतनी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रोने लगीं। सुरेखा जी को यूं रोता हुआ देखकर के सुरेश बाबू बोले, अरे अरे पागल, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा बाबा, मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। माफ़ कर दो, आज के बाद कुछ नहीं बोलूँगा मैं तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बुरा मान जाओगी। कान पकड़ते हुए सुरेश बाबू सुरेखा जी के सामने बैठ गए और बोले, चुप हो जाओ ना बाबा, माफ़ी मांग तो रहा हूँ मैं अब तुमसे, अब चुप हो जाओ। आज के बाद नहीं कुछ कहूँगा मैं तुमसे। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुरेखा जी ने उनकी इतनी बातें सुनी तो बोली कि शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा फालतू की बातें करते हुए। मैं पहले ही कम दुखी हूँ क्या? एक ही औलाद दी थी भगवान ने, उसने भी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मुझे नहीं पता था कि इतना निकम्मा निकलेगा ये, वरना तो जब पैदा हुआ था तभी मार डालती ऐसी औलाद को। ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ही अच्छा था। इतना कहकर सुरेखा जी फूट फूट कर रोने लगीं। फिर जब सुरेश बाबू ने उन्हें चुप किया तो सुरेखा जी चुप हो गईं, लेकिन फिर कुछ सोचने लगीं। तब सुरेश बाबू बोले, सुरेखा क्या हुआ है? तब सुरेखा जी ने सुरेश बाबू से कुछ न कहा और उनका हाथ पकड़ करके किचन की ओर लेकर के चली गईं और बोलीं, यह देखो अपने बेटे बहू की करतूत। क्या हुआ? चलो तो सही, आप ही बताओ कि क्या हम उसे अब इतने भारी लगने लगे हैं कि वह आज रसोई में भी ताला लगा गया? यह तो मुझे पता था कि वह बदतमीज़ हो गया है, लेकिन विपुल को
हम इतने भारी हो गए हैं, मैं यह नहीं जानती थी। तब सुरेश बाबू बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था सुरेखा, चलो अपने गांव चलते हैं। कम से कम वहां इनमें से किसी के नखरे तो नहीं देखने पड़ेंगे। अब और अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरे साथ जो भी किया वह ठीक है, लेकिन इतना अधिकार मैंने किसी को भी नहीं दिया है कि वह तुम्हें कुछ कह सकें या तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करें। तुम उठाओ सामान, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे और हम गांव चलते हैं सुरेखा, और इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। सुरेश बाबू ने अपने दोनों बैग उठाए, कमरे की बाहर से कुंडी लगाई और अपने गांव के लिए निकल गए। हालांकि सुरेखा जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि आप बीमार हैं और हम आपकी बीमारी के लिए ही तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, 2-4 दिन और। लेकिन सुरेश बाबू ने उनकी एक भी ना सुनी और वह वहाँ से अपने गांव के लिए चलने लगे। सुरेश बाबू बहुत गुस्से में थे। सुरेखा जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरेश बाबू ने उनकी एक भी न सुनी। जाते जाते उन्हें याद आया कि उनके पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। उस सब के साथ दूसरी तरफ मन में अपने पति के इलाज की चिंता। बेटे ने उन्हें जो 200 रुपये दिए थे, उन पैसों में से तो एक भी पैसा नहीं बचा था, सब खर्च हो गया था। कि तभी सुरेखा जी को कुछ याद आया और सुरेश बाबू का हाथ पकड़कर वह साइड में फुटपाथ पर बैठ गईं। फिर जल्दी से उन्होंने अपने बैग में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें उनके कान की दोनों बालियां थीं। इस समय सोने का भाव बहुत बढ़ रहा था। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह सुनार की दुकान पर गईं और उन बालियों को बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिल गए थे। सुनार से उन्होंने पैसे लिए। पहले सड़क किनारे लगी ठेले से अपने पति को कुछ खिलाया। फिर जब दोनों के पेट भर गए, तब थोड़ी उनके अंदर जान आई। जैसे ही वह वहां से बाहर की ओर चली, तो रास्ता क्रॉस करते समय गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हालांकि उन्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी से उसका मालिक उतर कर आया, तो उल्टा उन्हें ही सुनाने लगा। बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को? ये बोरिया बिस्तर हाथ में लेकर लाचार बनोगे सबके सामने, मुझे बुरा बनाओगे। घर चलो, आज तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। हाथ पकड़कर सुरेखा जी को घसीटता हुआ विपुल उन्हें अपनी कार में डालकर घर ले गया। वहां पहुंच कर के विपुल ने अपने माता पिता दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें गाड़ी से निकाल कर ले गया और ले जाकर उन्हें कमरे में धक्का दे दिया। जब सुरेश जी ने उसे कहा कि यह क्या बदतमीजी है, सारी हदें भूल गया है क्या? तब विपुल बोला, अरे देखो तो कौन ज़्यादा बोल रहा है, जिसको खुद इतनी तमीज़ नहीं है कि घर के बाहर कैसे क्या करना है। पूरे शहर में मेरी बदनामी करवाना चाह रहे हो और उल्टा मुझे ज्ञान दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से, आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। तब फिर सुरेश बाबू क्या कहते। विपुल ने अब उन्हें बंद कर दिया। बाहर आना जाना बिल्कुल बंद ही हो गया। बस उस घर में बंद कमरे में एक टाइम खाना दे दिया करता। सुरेखा जी का बेटा विपुल एक अच्छा जाना माना आदमी था और वह नहीं चाहता था कि उसका नाम खराब हो और सड़क पर घूमते उसके माँ बाप का अगर कैसे भी करके किसी को पता लग जाता कि ये विपुल के माता पिताजी हैं, तो फिर उसकी पूरी साख खराब हो जाती ना। और इसीलिए ही विपुल नहीं चाहता था कि उसके माता पिता घर के बाहर कहीं भी जाएं, और इस डर से कि उसकी बदनामी ना हो जाए, उसने अपने माता पिता को उस कमरे में बंद कर दिया, जहां न कोई आता न जाता, न वे दोनों किसी से बात कर सकते थे। एक दिन जब विपुल के पीछे दिव्या उन दोनों को खाना देने गई,
कि तभी विपुल का फ़ोन आ गया। विपुल ने फ़ोन पर बताया कि उसकी एक फ़ाइल जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, उसके घर पर ही छूट गई है। दिव्या ने जल्दबाजी में आज कमरे का गेट नहीं लगाया और ऐसे ही फ़ाइल देखने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर सुरेश बाबू और सुरेखा जी को मौका मिल गया और मौका देखकर वे दोनों वहां से भाग गए। लेकिन जैसे ही उनकी बहू को उनका ध्यान आया, वह उनकी ओर भागी तो देखा कि कमरा खाली था और दिव्या को यह समझते हुए ज़्यादा देर न लगी कि उसके सास और ससुर मौका देखकर भाग चुके हैं। उसने भी उन दोनों का पीछा कर लिया। भागते भागते दिव्या ने विपुल को सारी बात बता दी और अब विपुल भी अपनी गाड़ी लेकर अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल गया। उधर सुरेखा जी और सुरेश जी को भागते भागते बहुत देर हो चुकी थी और बहुत दिनों से उन्हें सही से खाना भी नहीं मिल रहा था, तो वे दोनों बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। बस की ओर इसीलिए नहीं गए कि अगर बस स्टैंड जाते तो पकड़े जाने का खतरा और ज़्यादा था, और ये तो पक्का ही था कि उनकी बहू दिव्या को जब अपने सास ससुर के भागने का पता चल चुका था, तो उसने उनके बेटे को फ़ोन पर इस बात को ज़रूर बता दिया होगा कि उसके सास ससुर उनके घर से भाग गए हैं और अपनी झूठी शान को बचाने के लिए उनका बेटा उन्हें पागलों की तरह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर ढूंढ रहा होगा, क्योंकि सुरेखा जी और सुरेश जी का विपुल के अलावा और कोई सहारा नहीं था। तो वह इस शहर में किसके पास जाते? तो इसका मतलब यही था कि उनके पास रुकने और ठहरने का सिर्फ एक ही जगह थी और वह था गांव। और गांव जाने के लिए वह या तो बस से जाते या तो रेल से। यही कारण होगा कि उनका बेटा उन दोनों में से किसी एक जगह पर तो ज़रूर उन्हें मिल ही जाता। यही सब सोचकर वह ना तो बस स्टैंड गए, ना तो रेलवे स्टेशन। बस बेचारे इधर उधर बस भटकते जा रहे थे कि अचानक से उन्हें अपने सामने एक जगह दिखाई दी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसके पास घर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हो गए हैं, वे लोग यहाँ आकर के ठहर सकते हैं। जिस पर लिखा था, निसहाय लोगों के लिए आसरा। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उसके अंदर घुस गए। एक बढ़िया चारपाई पड़ी हुई थी अंदर, खाने पीने की व्यवस्था सब मुफ्त थी। यहाँ पर वो लोग आकर के रह रहे थे जिनका कोई नहीं होता था। सुरेखा जी भी उस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह यहाँ से गांव चली गईं तो सुरेश बाबू का इलाज नहीं करवा पाएंगी। उन्होंने वहां रैन बसेरा के मालिक से जाकर बात की और 2 बेड उन दोनों को मिल गए। इसके आसपास उन्होंने सामान रखा और बढ़िया लेटने बैठने की व्यवस्था हो गई। उसके बाद उन्होंने वहां के कर्मचारियों को बताया कि उन्हें भूख लगी है, तो बढ़िया खाना उनके लिए आ गया। 2-4 दिन ऐसे ही बीते। पैसे तो उनके पास ऐसे ही रखे थे, कुछ खर्च नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सुरेश बाबू के इलाज के लिए तो उन्हें और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। तो सुरेखा जी ने एक युक्ति लगाई। वे सिलाई कढ़ाई करना जानती थीं, तो उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के फ्रॉक बनाने स्टार्ट किए। उस बसेरा के मालिक से बात करने के बाद उन्हें एक सिलाई मशीन दे दी गई, कुछ रॉ मटेरियल, जिसे उन्होंने छोटे छोटे बच्चियों के सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाए। रैन बसेरा के मालिक ने उन फ्रॉक्स को कुछ अच्छी दुकानदारों को सैंपल के रूप में दे दिया। कुछ दिन तक दुकानदारों की तरफ से कोई भी जवाब न आया, लेकिन एक विदेशी महिला को उस फ्रॉक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भा गया। आज सुरेखा जी अपने रैन बसेरे में चुपचाप सी ही बैठी हुई थीं कि तभी
भागता हुआ उस रैन बसेरे का मालिक आया। वह भी नई उम्र का ही लड़का था, जिसका नाम वासु था। वासु सुरेखा जी के पास आया और बोला, क्या हुआ माँ जी, आज बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही हो। तब उदास होती हुई सुरेखा जी बोली, हाँ, थोड़ी हूँ तो सही बेटा। इतनी उम्मीद के साथ एक छोटा सा काम करने की सोची थी, लेकिन सब बेकार हो गया। और इतना कहती हुई वह अपनी आंखों में आंसू भर लाईं। तब वासु बोला, आंटी, आप अब बस तैयारी करो, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। आपको पता है, इस डिज़ाइन के फ्रॉक बनाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। विदेश के लोगों को अपने यहाँ के ये कपड़े भा गए हैं। अगर सही समय से ये ऑर्डर तैयार हुआ तो आगे और काम मिलेगा। अब इस काम को पूरा करना सबसे बड़ी ही चुनौती था। एक ही मशीन, ऊपर से 10 दिन में 500 फ्रॉक्स का ऑर्डर कैसे पूरा होगा। सुरेखा जी भी सोच में पड़ गईं कि तभी वासु ने रैन बसेरा की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। जिस जिस को सिलाई का काम आता था उनको अलग किया गया। कटिंग के लिए अलग किसी और को रखा गया। कुछ लोग कटिंग करते, कुछ सिलाई, तो कुछ लोग हुक वगैरह लगाने का काम करते। सुरेश बाबू अपनी पत्नी को देखकर उनके लिए कुछ करना चाहते थे। इस इम्तिहान में वे उनकी मदद करना चाहते थे। अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने फ्रॉक्स की पैकिंग करनी शुरू कर दी और सबकी मेहनत और सहयोग से यह सब काम निश्चित ही समय में पूरा हो गया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे फ्रॉक की मांग बढ़ने लगी। पहले तो सुरेखा जी अकेली ही इस काम को करती थीं, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी तो रैन बसेरा के मालिक वासु ने उन सभी महिलाओं जो सिलाई करना जानती थीं, सबके लिए एक छोटी सी जगह में 5 से 10 मशीन रखवा दी, जिसमें कुछ महिलाएं सुबह तो कुछ शाम को काम किया करती। इस तरीके से काम भी समय पर पूरा हो जाता और महिलाएं किसी पर आश्रित भी नहीं रहती। धीरे धीरे करके कब उस छोटे से कमरे से एक फैक्ट्री तक का सफ़र सुरेखा जी ने तय कर लिया, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। अगले 5-7 साल में वह इस शहर की जानी मानी हस्ती बन गईं। इस रैन बसेरा के मालिक ने सारा का सारा पैसा सुरेखा जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। बस वह तो देख रेख करता, लेकिन सारा पैसा सुरेखा जी के हाथ में सौंपता था। धीरे धीरे करके अब तो उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली थी और इस फैक्ट्री में कारीगरों को छोड़ दिया। अब तो सुरेखा जी मालकिन बनकर रहा करती थीं। उधर साथ ही साथ उन्होंने सुरेश बाबू का भी अच्छे से इलाज करवाया, क्योंकि अब उन्हें पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। तो बस सुरेश बाबू भी एकदम से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वह भी सुरेखा जी का पूरा साथ दिया करते। अब तो सब कुछ बढ़िया हो चला था। सुरेखा जी ने इतने कम समय में इतनी तरक्की की, इसीलिए ऐसी महिलाएं जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हैं और जो कुछ करना चाहती हैं और जिन्होंने धरती से आसमान तक का सफ़र अपने बल पर, अपने दम पर तय किया है, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए शहर में एक प्रोग्राम रखा गया। सुरेखा जी का नाम भी उस रैन बसेरा के मालिक वासु ने दे दिया था। और जब सब लोगों का कठिन परिश्रम उस प्रोग्राम के बड़े अधिकारियों द्वारा देखा और समझा गया, तो उन्होंने सुरेखा जी को सम्मानित करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने सुरेखा जी के ऊपर जीवनी भी लिखी। इधर लोग सुरेखा जी के किरदार से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने इतना सब कुछ पाया, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया, वह काबिले तारीफ़ ही था। लेकिन इसमें जिसने सबसे ज़्यादा उनका साथ दिया वो था वासु, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ ना कि बुज़ुर्ग महिला की हिम्मत बंधाई, बल्कि बिना किसी लालच के, जहां अपनी भी साथ छोड़ देते हैं, उस ज़माने में भी सारा काम करने के बाद भी 1 रुपए का गमन या चोरी नहीं की।
सुरेखा जी इतने बड़े प्रोग्राम में नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन जब वासु ने उन्हें समझाया तो वह उस प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो गईं। उधर उनके बेटे विपुल ने अपने माता पिता को ढूंढने में पूरी जी जान लगा दी। पूरा गांव उसने खोज मारा, लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं ना मिले। वह भी अब इस बात को भूल ही चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि करनी हमेशा आगे आती है। जिस प्रोग्राम में सुरेखा जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, उसी प्रोग्राम में विपुल को भी इनवाइट किया गया था। आज विपुल वहां आने में कुछ लेट हो गया था, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा तब तक चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन जब विपुल ने स्टेज पर आती अपनी माँ को आज ऐसे बने ठने बढ़िया बनारसी साड़ी, घड़ी, सब कुछ पहने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक बार तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अपनी बगल से जाते हुए अपनी माँ को देखा तो वह एकदम से सुन्न रह गया। इस स्टेज पर आए सभी सम्मानित व्यक्तियों ने सुरेखा जी से उनके स्ट्रगल की कहानी उस स्टेज पर सुनाने को कहा। सुरेखा जी से उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो सुरेखा जी ने जो बताया उसको सुनकर सब दंग रह गए। सुरेखा जी ने आप बीती सारी बातें सुना दी और जब उन्होंने वहां स्टेज पर बैठे उन व्यक्तियों को अपने बेटे का नाम बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब वहां खड़े विपुल पर थू थू करने लगे। कैसी औलाद हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। 1 मिनट में विपुल से उसका सारा नाम, पैसा, दौलत सब कुछ छीन लिया गया। अब उसे जाना जाने लगा तो एक अत्याचारी बेटे के रूप में, जिसने अपने माता पिता को मरने के लिए छोड़ दिया था। विपुल ने सुरेखा जी से बहुत माफ़ी मांगी, उनके हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन सुरेखा जी ने उसे माफ़ नहीं किया। आज सुरेखा जी उस रैन बसेरा के मालिक वासु को अपना बेटा मानकर उसके साथ रह रही हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। वहीं दूसरी ओर विपुल और दिव्या अपना सब कुछ गंवाने के बाद 2 टाइम की रोटी के लिए भी कभी कभी मोहताज हो जाते हैं और यहीं पर जीते जी नरक भोग रहे हैं, या तो यूं कहो कि अपने इस कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि यह तो सच है कि आज नहीं तो कल इंसान को उसके किए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। यदि आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी तो लिख भेजें इस ईमेल पर। आपका धन्यवाद।